राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भाषा शिक्षण अपन ने प्रारंभ कर दिया था और भाषा शिक्षण के कुछ एक टॉपिकों के बारे में अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। परसों की क्लास में भी अपन ने भाषा शिक्षण को लेकर के बहुत सारी चर्चा की थी। भाषा शिक्षण को लेकर के अपन आगे बढ़े थे। भाषा शिक्षण अपना कंटिन्यू चल रहा है और अभी तक हम किसी विषय के ऊपर नहीं आए हैं दोस्तों। किसी न किसी शिक्षण की बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, या फिर अभी न हिंदी शुरू की न अपन ने संस्कृत शुरू की। अभी तक अपन ने ये थोड़ी पढ़ा कि भाई हिंदी के उद्देश्य क्या है या संस्कृत के उद्देश्य क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। भाषा में सारी भाषाएं आ जाती है, फिर चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो। भाषा में सारी की सारी भाषाएं क्या होती है, अपनी सम्मिलित होती है। तो कल परसों की जो क्लास थी उसमें अपन ने भाषा का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा के माध्यम से क्या क्या कहा, उनके बारे में दोस्तों अपन ने जाना था। कल की क्लास में अपन ने भाषाओं के दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं उसका अपन ने अध्ययन किया था। उसी के पश्चात अपन ने कुछ इनके महत्व के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, उस पर अपन जो आज अपन अध्ययन करने वाले हैं, आज जो अपन करेंगे वो करेंगे दोस्तों उद्देश्य का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? उद्देश्य। भाई भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? कल अपन ने महत्व की बात की थी, आज उद्देश्य की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य, भाषा शिक्षण क्यों कराया जाता है। अब उद्देश्य की यदि अपन बात करेंगे तो तीन चार तरीके से अपन इस उद्देश्य को पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि भाई इस भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? इस भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर। कौन से स्तर पर दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। फिर अपन पढ़ेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। फिर अपन पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, अगर अपन स्तर की बात करें तो आपके जो काम आता है वो दो लेवल तक ही काम आता है। एक तो आता है भाई आपके प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में कौन आते हैं? जो रीड फर्स्ट लेवल वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आप सब वो आ जाएंगे, आप इस प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर में कौन आते हैं? रीड सेकंड लेवल वाले जो बच्चे होते हैं, 6 से 8 तक की क्लास जिसको गिनी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। और उसके बाद में क्या आ जाती हैं? आपकी माध्यमिक स्तर आ जाती हैं। 3 प्रकार से मैंने इसको डिवाइड किया है। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा कि प्राथमिक के बाद में उच्च प्राथमिक को हटाकर अभी माध्यमिक के अंतर्गत ही ऐड कर दिया गया है। सब कुछ जो हो गया वो किसके अंतर्गत हो गया दोस्तों? माध्यमिक कक्षाओं के अंतर्गत ही गिना जाता है। मतलब 6 से 8 तक, 6 से 10 तक को माध्यमिक गिना जा रहा है और 9 से 12 तक को उच्च माध्यमिक गिना जा रहा है। ऐसा डिवाइडेशन अब हो चुका है। लेकिन फिर भी अपन अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे, अपन उद्देश्य उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या है इसके। सामान्य उद्देश्य के बाद में अपन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर इसके क्या उद्देश्य है। फिर अपन देखेंगे भी उच्च प्राथमिक स्तर पर इसके क्या उद्देश्य है, और फिर अपन देखेंगे भी माध्यमिक स्तर पर जो है ना इसके क्या उद्देश्य हैं। तीनों जगहों पे इनके उद्देश्य क्या होंगे दोस्तों? भिन्न भिन्न होंगे। तीनों जगहों पे इनके उद्देश्य क्या होंगे दोस्तों? अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले जो आज अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे दोस्तों? सामान्य उद्देश्य की। और आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधी क्लास की रफ्तार पकड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी की रफ्तार को बढ़ा दीजिए। बहुत जल्द जो है इस परीक्षा की तिथि घोषित होने वाली है, और जिस दिन तिथि घोषित होगी ना, उस दिन परीक्षा होकर के रहेगी। ये बात फाइनल है। इस बार डेट आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब नहीं बढ़ेगी। यदि आप अपनी तैयारी रोक करके बैठे हो तो ये अपनी गलती कर करके बैठे हो दोस्तों। तैयारी की रफ्तार शुरू रखिए। एक दिन की तैयारी यदि आप नहीं करते हो, एक दिन यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो वो हो सकता है कि एक दिन कभी आपकी असफलता का कारक न बन जाए दोस्तों। इसलिए रेगुलरिटी बना करके रहिए। नियमितता बहुत जरूरी है हर काम में, चाहे कोई भी काम हो। जहां पे आपकी रेगुलरिटी टूटी, नियमितता टूटी, और समझ लेना कि आप अपनी मंजिल से दूर चले जा रहे हो। नियमितता ही सब सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही नियमितता है। किसी भी काम को यदि आप रेगुलर तक, लंबे टाइम तक, लंबे समय तक रेगुलर नहीं करते हो, एक दिन भी यदि छोड़ देते हो, तो आपकी नियमितता क्या होती है दोस्तों? भंग हो जाती है। तो ये मानसिक विकार जो आया है ना अपने अंदर, इसको धीरे धीरे दूर कीजिए और वापस उस माहौल में आइए, उस रंग में आइए। हालांकि बहुत अच्छे वापस वो बच्चे आ गए हैं जो मुझे लग रहा है कि जिनको मैं पढ़ाता था या जो मुझसे पढ़ते थे, लाइव आना ना आना ये अलग बात है, लेकिन पढ़ने लग गए हैं, ये मुझे दिख गया है ना। क्योंकि वापस 1000-2000 बच्चे मेरे वीडियो को देखने लग गए, तो मुझे लग गया कि हाँ बच्चे पढ़ने लग गए हैं। तो धीरे धीरे उस रंग में आइए ताकि मुझे भी जोश आए और आपको भी जोश आए, है ना। आज की क्लास के बाद में कल मैंने आपको बोला था लेकिन मैं भूल गया था, कल मैं आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन और जो मैंने बुक लॉन्च की है उसकी डिटेल में पूरी की पूरी आपको दूंगा कि आपको बुक कैसे प्राप्त होगी, आपको ऐप से बुक कैसे पढ़ोगे, आप ऑनलाइन बुक कैसे पढ़ोगे, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो कल क्या टाइम रहेगा इसके लिए आप मुझे क्या करिए, आप टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों। अब मेरे पास में क्या काम बढ़ गया दोस्तों, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बच्चे को व्हाट्सएप पर रिप्लाई दूं, है ना। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते होंगे, तो उनको अटपटा सा लगता होगा कि सर पढ़ते नहीं, लेकिन पहले मैं फ्री था तो सबको मैसेज के रिप्लाई देता था
क्योंकि काम नहीं था अपने पास में। अब स्टार्ट हो गया ना, तो मेरा सारा फोकस इसके ऊपर आ गया है, तो मैं हो सकता है आपको रिप्लाई न दे पाऊँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सारी की सारी जानकारी टेलीग्राम पे हमेशा डालते ही डालता हूँ। कन्हैया एजू सेंटर के नाम से पेज, और कोई ध्यान नहीं देना आपको, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारी की सारी सूचनाएं मिल जाएगी ना। टेलीग्राम आपके लिए सबसे रामबाण है, चैनल पे कब क्या किस तरीके का होने वाला है सब कुछ जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं आज की बात करते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो भाषा शिक्षण के सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अपन सामान्य उद्देश्य। भाई कौन से उद्देश्य पढ़ते हैं भाई? सामान्य उद्देश्य कि भाषा शिक्षण के नॉर्मल उद्देश्य क्या क्या होंगे, सामान्य उद्देश्य क्या क्या होंगे। सामान्य उद्देश्य का मतलब समझ रहे हो आप कि जनरल उद्देश्य कि भाषा क्यों सिखाई जाती है। सामान्य उद्देश्य का मतलब हो गया नॉर्मल, दो चीजें होती है, सामान्य या विशिष्ट। सामान्य मतलब सबके लिए, विशिष्ट मतलब पार्टिकुलर किसी स्पेशल के लिए। तो यहाँ पे सामान्य की बात हो रही है, मतलब सबकी बात हो रही है। तो ये सारी भाषाएं क्यों सिखाई जाती है, सामान्य अर्थ क्या है, सामान्य रूप से ये भाषा सिखाने के पीछे क्या क्या कारण है, जनरली कारण क्या है, यहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों। मैं अभी आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, और ये वो चीजें हैं जो कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता है। यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होगा, निम्न में से माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उपयोग है। तो ये प्रश्न कहां से आते हैं? यहीं से तो उठ करके आते हैं, हर रीट में आए हुए यहां से प्रश्न। तो टॉपिक कोई भी कमजोर नहीं होता है ना, कहां कहां से प्रश्न उठ करके आ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। तो किसी चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो चलते हैं अपन पहले तो बात करते हैं दोस्तों सामान्य उद्देश्य की। भाई किसकी बात करते हैं अपन? भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की, कि भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या है, भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य आता है, देखिए बच्चों को, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं है ना, बच्चों को शुद्ध लिखने एवं शुद्ध बोलने का ज्ञान देना। क्या कह रहा भाई? बालकों को शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलने का ज्ञान देना। यानी कि दो काम इसने बताया। पहला सामान्य उद्देश्य में क्या, एक तो बालकों को शुद्ध लिखना सिखाना कि किसी भी चीज को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, दूसरा किसी भी चीज को शुद्ध कैसे बोला जाता है। ये दो प्रकार का ज्ञान बालकों को देना, ये भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है कि बालक अपनी बात को स्पष्ट आपके सामने रख सके और बालक अपनी बात को आराम से सही तरीके से स्पष्ट रूप से उस बात को भी लिख सके, ये दो काम कर सके। ये क्या कहलाएगा? भाषा शिक्षण का पहला सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि बच्चों को शुद्ध लिखने एवं शुद्ध बोलने का ज्ञान देना। फिर दूसरी अपन बात करें, सरल प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव अनुभूतियों व विचारों को व्यक्त करना। देखिए इसको समझिए, मैं साइड में हो जाता हूं ना। देखिए इसको समझिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सरल प्रभावपूर्ण, कौन सा प्रभावपूर्ण? सरल तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से तथा स्पष्ट तरीके से भाषा के द्वारा अपने भाव, अपनी अनुभूतियों और अपने विचार को व्यक्त करना। यानी कि ये कह रहा है कि जो बालक के पास में जो विचार है उनको किस तरीके से, प्रभाव से, एक तो सरल तरीके से, दूसरा प्रभावपूर्ण तरीके से आपके पास में पहुंचा दे, और उस बात पहुंचाने का तरीका कैसा हो? स्पष्ट हो। देखो कोई भी बात यदि आप सामने वाले के पास में पहुंचा रहे हो, जीवन में याद रखना, सब लोग कहते हैं ना भाई वाक क्षमता होनी चाहिए, वाक कौशलता होनी चाहिए। वाक कौशलता का वाक एक ही तरीका है कि आपके पास में जो विचार हैं, जो विचार आप दूसरों के पास में पहुंचा रहे हो ना, दूसरों के पास में वो विचार स्पष्ट रूप से चले जाएं, पहुंचाने का जो तरीका हो वो सरल हो, और उस बात जो कह रहे हो ना वो कैसी हो? प्रभावपूर्ण हो। सरल तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से की गई स्पष्ट बात सबसे प्रभावी होती है, सबसे अच्छी वही लगती है। तो ये सामान्य उद्देश्य भी यही है कि बालक अपनी बात को सरल तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को, अपने क्या बोलते हैं इनको, अनुभूतियों को तथा अपने भावों को स्पष्ट कर सके या व्यक्त कर सके। ये भी क्या कहलाएगा? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा दोस्तों? सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। तीसरे उद्देश्य की अपन बात करें दोस्तों, तो दूसरों की लिखी हुई भाषा एवं बोली गई भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। ये कह रहा है दूसरे लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को समझना, और दूसरे लोग जो भाषाओं को लिखते हैं उस भाषाओं को भी समझना। यानी कि बोली गई और लिखी हुई भाषाओं को समझना ही क्या कहलाएगा? इसका उद्देश्य कहलाएगा। लेकिन दूसरों के लिखी हुई भाषा, यानी कि दूसरों ने कोई चीज लिख रखी है उसको, या दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं उसको, दूसरों दोनों को समझने की योग्यता का विकास करना ही भाषा शिक्षण का क्या कहलाएगा? आपका सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। क्लियर? यहां तक सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। ये सामान्य उद्देश्य दोस्तों। यहां पे आप कंफ्यूजन कैसे हो जाएंगे कि आपके अंदर ये लगे कि दूसरों से लिखी हुई भाषा एवं बोली हुई भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सामान्य उद्देश्य या
नीचे और कोई ऑप्शन दे देगा, ऐसे प्रश्न काट करके आपको दे देगा और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑप्शन कहाँ से आया और इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य से आप हट जाओगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में उलझ करके इस प्रश्न का उत्तर क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। इस तरीके से प्रश्न क्या होते हैं, यहाँ से पुटअप होते हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिक्षण विधियां लगती आसान है लेकिन है बड़ी महंगी दोस्तों, है ना, इतनी आसान भी नहीं, इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना, समझना इसको बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन इंटरेस्टिंग है ये बात है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ सीखी जाती है ना वो कोई दूसरी सब्जेक्ट नहीं सिखाता, इंटरेस्टिंग बहुत है। तो इन 3 बातों का यहाँ आपको ध्यान रखना है। चौथी बात क्या है, भाषा को हाव भाव आरोह आरोह अवरोह के साथ वाचन करने की कला का विकास करना। ये कह रहे हैं भाषा को हाव भाव के साथ में, आरोह अवरोह के साथ में तथा वाचन करने की क्षमता का विकास करना, कि बालक अपनी बात को अपने हाव भाव, यानी कि बात कहने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है बात पहुंचाने की, उस टेक्निक से बात पहुंचा दे, उस तरीके से बात पहुंचा दे, उस आरोह अवरोह तरीके से, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव के साथ में, कहां पे आपको बात तेज बोलनी है, कहां से आपको धीरे बोलनी है, ये क्या कहलाता है, तरीका कहलाता है। जैसे कि आपने अभी नोट किया होगा, तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो देखो मेरे बोलने की जो स्पीड होती है ना वो बड़ी तेज गति की होती है, मैं बहुत तेज गति से बोलता हूं। इसके पीछे कारण क्या है, तेज गति से बोलने के पीछे यह कारण है दोस्तों कि मैं आपका ध्यान कहीं इधर उधर न भटक जाए। अब मान लीजिए कि मेरा एक तरीका है, ये मेरी स्टेज डी है पढ़ाने की, मैं बहुत तेज गति से बोलता हूँ और स्पीड से बोलता हूँ ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं। अगर मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की बात करें, बच्चों को शुद्ध लिखने एवं शुद्ध बोलने का ज्ञान देना, आपको भी नींद आ जाएगी और मुझे भी, है ना। तो इसलिए ये आपका एक तरीका होता है, बात को कहाँ आरोह अवरोह तरीके से पहुंचाना। छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बोलने की स्पीड आपकी धीरे होगी, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बोलने की गति अलग होगी, तो बोलने की गति भिन्न भिन्न तरीके की होती है। तो यहाँ पे आरोह अवरोह की बात की गई, तो आरोह अवरोह का आपको ध्यान रखना है। आगे वाली बात करें तो विद्यार्थियों के ज्ञान विवेक एवं चरित्र का विकास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये भाषा का सामान्य उद्देश्य ध्यान रखना, है ना। ये इसको ना तो आप प्राथमिक स्तर पर जोड़ना, ना इस उद्देश्य को आप माध्यमिक स्तर पर जोड़ना। यह भाषा का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा, यह भाषा का सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्यार्थियों के ज्ञान विवेक एवं चरित्र का विकास करना। किसका विकास करना, चरित्र का विकास भी भाषा से होता है, क्योंकि आपकी भाषा कैसी है उसी से तो आपका चरित्र झलकता है। आप किस तरीके के वर्ड बोलते हो उसी से तो आप पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वो किस तरीके की बात कर रहा है। तो चरित्र का विकास, चारित्रिक विकास भी किससे होता है, आपका भाषा से होता है। विवेक का और ज्ञान का विस्तार भी किससे होता है, भाषा से। आपके पास में भरपूर ज्ञान है लेकिन आपके पास में भाषा नहीं है, आप उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, आपके आसपास में भी होगा, ऐसे लोग मिलते हैं आपको जिसके पास नॉलेज भरपूर होता है लेकिन वो बात को जो प्रेजेंट करता है ना, तब ऐसे वर्डों का यूज करता है कि वो बड़े लोगों के सामने अपनी बात रख ही नहीं पाता है। जैसे किसी के पास में ज्ञान भरपूर है लेकिन उसके तकिया कलाम के अंदर गाली जैसे अब शब्द आ गए, अब वो अपने ज्ञान को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा ना, बार बार गाली वाले शब्द देगा। अब गाली वाले शब्द देगा तो दोस्तों में केवल अपनी बात रख सकता है, बड़े समूह में बात कैसे रखेगा अपने ज्ञान की, कभी नहीं रख सकता ना। ये भाषा का कमाल है दोस्तों। तो भाषा में शुद्धता होना बहुत जरूरी है। तो बालक के अंदर ज्ञान विवेक एवं चरित्र का विकास जो करती है वो कौन करती है दोस्तों, भाषा करती है। और ये क्या कहलाता है, उसका सामान्य उद्देश्य कहलाता है। तो 4-5 उद्देश्य अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले उद्देश्य की। देखो मैं बहुत सारे उद्देश्य लेकर के आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पुटअप होने की संभावनाएं बनती हैं, जिसे अपन मुख्य माना भी जा सकता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगी, फोन वाले भी रुक नहीं रहे हैं आज। पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करना, सबसे पहला क्या कहलाएगा आपका, पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करना। तो पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करने का मतलब बालकों का पढ़ने के लिए और बालक स्वयं पाठ पढ़ ले, इन दोनों में बालकों का क्या उत्पन्न करना, इंटरेस्ट पैदा करना, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट पैदा करना। उसके लिए भी क्या कहलाएगी, आपकी भाषा महत्वपूर्ण रहेगी। ये भी सामान्य उद्देश्य। फिर आता है दोस्तों छात्रों को सत साहित्य की रचना के योग्य बनाना। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इस लाइन को, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। क्या कह रहे, छात्रों को सत्य साहित्य, कौन सा साहित्य, सत्य साहित्य की रचना के योग्य बनाना, कि बालक सत्य साहित्य की रचना कर सके। सत्य साहित्य की रचना का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने मनोभावों को, अपने मन के अंदर जो भाव है उन भावों को मैं कहीं न कहीं उखेरूं। उन भावों को उखेरने के लिए कुछ न कुछ जगह तो चाहिएगी दोस्तों। क्या उखेरेगा वो, तो उन भावों को उखेरने के लिए वो कुछ न कुछ क्रियाएं करेगा, और उस क्रियाओं को हम क्या कह देंगे दोस्तों, उस क्रियाओं को जो है ना दोस्तों हम कह देंगे कि ये सत्य रचना, सत्य साहित्य के देंगे। तो छात्रों को सत्य साहित्य की रचना के योग्य बनाना, ये किस में आता है, तो ये भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है दोस्तों। पूछ लिया जाए अगर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और मैं आपको कह रहा हूं अगर लिख करके डाल दिया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये प्रश्न कहां से आया। ऐसे सत्य साहित्य की रचना करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, है ना। दोनों या दोनों में से कोई नहीं। अभी क्या उत्तर दोगे आप इसमें से,
सत साहित्य की रचना करना सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ऐसे प्रश्न अगर आपको घुमा करके दे दिया जाए ना तो हवा ही नहीं लगेगी कि प्रश्न कहां से आ गया है। तो जरूरी नहीं है कि मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण वगैरह से नॉर्मल रटा रटाए प्रश्न आ जाएंगे आपको, यहां से इतने भारी भारी प्रश्न बन सकेगा। यहां से मैं टेस्ट लेकर के आपके प्रश्न दूंगा, गारंटी में 10 प्रश्न फेंक दूंगा, 10 में से एक प्रश्न का भी उत्तर देने में बच्चा 10 बार सोचेगा कि ये सही होगा, कि ये सही होगा, ये सही होगा, कि ये सही होगा। इसे कहते हैं भाषा शिक्षण। तो भाषा शिक्षण कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है शिक्षण विधियों का। तो यहां पे जो आएगा सत्य साहित्य की रचना के योग्य बनाना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये भाषा का सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। बहुत सी किताबों में इसको विशिष्ट उद्देश्य में भी स्थान मिला हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सामान्य उद्देश्य है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट उद्देश्य की, तो मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। भाई एक भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य यह भी हो जाता है कि बालकों को विभिन्न परिस्थितियों को, अलग अलग परिस्थिति का अध्ययन कराना। अलग अलग परिस्थिति का अध्ययन क्या होगा? मतलब जैसे आप 2 मिनट के लिए अपन सोचे कि पहले के कुछ आज से 200 साल पहले का इतिहास, 100 साल पहले का इतिहास, 50 साल का इतिहास, वर्तमान का इतिहास और आने वाले समय का भविष्य, यदि आप इसका अलग अलग परिस्थिति में अध्ययन करवा रहे हो तो ये अलग अलग परिस्थितियों में अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। भावी जीवन के लिए तैयार करने का मतलब क्या है? बालकों के पास में नॉलेज भरपूर हो, बालकों के पास में ज्ञान भरपूर हो, बालकों के पास में सोचने समझने की क्षमता, मनन चिंतन करने की क्षमता अधिक हो जाए, ये तो भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है। तो ये भी कौन करता है? आपका भाषा करती है। और ये भाषा का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? आपका सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, छात्रों को मुहावरे, लोकोक्तियां याद कराना। यहां पे आपको थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। ये जो प्रश्न आएगा ना, ये 3 जगह पे आ जाएगा। छात्रों को मुहावरे, लोकोक्तियां याद करना, ये भाषा का सामान्य उद्देश्य भी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पे भी ये हल्का फुल्का आता है और माध्यमिक स्तर पे भी ये आता है। ये तीनों जगह पे आएगा और तीनों जगह पे डिफरेंट तरीके से आएगा। ये हल्का सा ध्यान रखना है आपको। यहां पे क्या आ रहा है? मुहावरे, लोकोक्तियां याद कराना। बालकों को मुहावरे और लोकोक्तियां हल्की हल्की बच्चों को याद कराना, यह भाषा शिक्षण का भी एक प्रकार का उद्देश्य है, ताकि बालक अपने क्षेत्र की लोकोक्तियों को जान सके। शब्द में एक शब्द जुड़ा और प्रश्न का मतलब बदला, एक शब्द जुड़ा और प्रश्न का अर्थ बदला, इनमें कोई समय नहीं लगता है दोस्तों प्रश्नों में चेंज होने में, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो लोकोक्ति और मुहावरा याद करना। फिर आता भी क्रमबद्ध विचार रखने, भाव अभिव्यक्त करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना। कौन सी रुचि उत्पन्न? क्रमबद्ध विचार रखने में। विचार कैसे होना चाहिए? क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या था? एक स्टेप टू स्टेप अपने बात कहना। क्या कहना दोस्तों? स्टेप टू स्टेप बात करना। स्टेप टू स्टेप बात करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई मेरा नाम कन्हैया दीवाना है, मेरा नाम कन्हैया दीवाना है, मैंने आचार्य कर रखी है, मैं उदयपुर में रहता हूं। ये क्रमबद्धता नहीं है दोस्तों, है ना। मैं अगर बोलूं कि मेरा नाम कन्हैया दीवाना है, मैंने आचार्य कर रखी है, मैं उदयपुर में रहता हूं, ये मेरी क्रमबद्धता नहीं है। मेरा नाम कन्हैया दीवाना है, मैं उदयपुर में रहता हूं, मैंने आचार्य कर रखी है, ये क्या हो गया? क्रमबद्ध हुआ ना विचार, कि पहले नाम बताया, फिर कहां रहते हो, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। मैं पहले नाम बता रहा हूं, फिर क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, फिर कहां रहता हूं बता रहा हूं। ये क्रमबद्धता क्या होगी दोस्तों? यहां पे वंग होगी। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्रमबद्ध विचार रखना, भाव अभिव्यक्ति करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बालकों के अंदर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की रुचि उत्पन्न करना, कि बालक के अंदर जो भी भाव है, जो भी विचार है, उनको खुल करके वो आपके सामने प्रकट कर सके या किसी के सामने रख सके, इसके लिए बालकों को तैयार करना। साथ ही साथ बालकों को ज्ञानार्जन के प्रति रुचि जागृत करना। भाई ज्ञानार्जन किससे होता है? भाई ज्ञान का अर्जन किससे होता है? अपन मानते हैं कि अनुभव मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा है। आपको जीवन में वास्तविक अनुभव मिलेंगे, वहां पे भी भाषा है। आप किताब पढ़ करके ज्ञान का अर्जन करोगे, वहां पे भी भाषा है। तो भाषा आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जहां कहीं पे भी कहीं ना कहीं भी जाओगे तो भाषा आपके साथ साथ चलेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, भाई विचार रखने, भाव अभिव्यक्त करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना, यह भी कौन सा कहलाएगा? आपके भाषा का सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। आगे चलते हैं। अभी तक सामान्य उद्देश्य बहुत है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको हल्का सा, चलो दिख रहा है ना साहब? हाँ दिख रहा है। पुस्तकीय ज्ञान का अवलोकन कर स्व अध्याय के प्रति रुचि जागृत करना। देखो दो चीजें, स्व अध्याय के लिए प्रेरित करना, स्व अध्याय के लिए रुचि जागृत करना, स्व अध्याय करवाना सिखाना, ये अलग अलग लाइनें हैं। तो यहां पे ये कौन सी बात कर रहा है? रुचि उत्पन्न करना, कि बालक को इतनी भाषा दे देना कि बालक खुद पढ़ने के लिए क्या हो जाए दोस्तों, राजी हो जाए। आपने एक बच्चों को देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे विद्यालय के अंदर जाते हैं ना, आप एडमिशन करवाते हो तो वो 2, 5, 10 दिन जाते तो वो अपने टीचरों को किताब लेकर के पढ़ता हुआ देखते हैं। तो वो घर आकर के भले ही उनको पढ़ना नहीं आ रहा हो, लेकिन वो किताब खोल करके ना पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इन अक्षरों को पढ़ रहा हूं। ये क्या है? स्व अध्याय के प्रति रुचि जागृत हो रही है। तो बालक क्या करेगा? भाषा भी सीखना चाहेगा। वो सीखना चाहेगा कि जैसे मेरे टीचर बोलते ना, वैसा मैं क्या करूं, बोलना सीख जाऊं। तो ये भी भाषा का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? आपका भाषा का सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। तो पुस्तकीय ज्ञान का अवलोकन कर स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी कौन सा कहलाएगा? आपका सामान्य उद्देश्य। उत्तम नागरिक गुणों का विकास करना। देखिए उत्तम नागरिक का मतलब क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा कि बालक या व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कहां रहता है दोस्तों? समाज के मध्य रहता है। भाई किसके मध्य रहता है दोस्तों? समाज के मध्य रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के मध्य रहता है। अब आप सोचो
कि बालक जब समाज के सापेक्ष रह रहा है तो जितनी भी क्रियाएं करेगा वो कहां करेगा, समाज के सापेक्ष ही करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब समाज के सापेक्ष क्रिया करा तो उसको एक अच्छे नागरिक के गुण उसमें होने चाहिए, एक उत्तम नागरिक के गुण उसके अंदर होने चाहिए। उत्तम नागरिक के गुणों का विकास कौन करता है, भाषा करती है। भाषा से ही निर्भर करता है कि आपकी नागरिकता कैसी होगी, या आप उत्तम नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। देख लेना आप जो देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक के, जो आप ये मानते जो अच्छे सोच वाले, अच्छे विचार वाले लोग हैं, ये क्या है, भाषा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके विचार कैसे हैं। आपने कुछ क्षेत्र में देखा होगा कुछ लोग गाली गलौज में बात करते हैं, उनके उसका पूरा सर्कल जो होता है, एरिया जो होता है वो वैसे ही होता है, नॉर्मल बात करते हैं। एक जो लोग जैसे शिक्षाविद होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी भाषाएं क्या होती है, अलग होती है। तो उनकी नागरिकता में कहीं ना कहीं तो फर्क आता है कि नहीं आता है। तो उत्तम नागरिक गुणों का विकास भी कौन करती है दोस्तों, भाषा करती है। और ये भाषा का कौन सा गुण कहलाता है, ये भाषा का सामान्य उद्देश्य कहलाता है दोस्तों। फिर इसके बाद अपन बात करें भाषा की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। भाषा की अलग अलग शैली, विभिन्न शैली का मतलब क्या होगा, कई प्रकार की शैलियां हैं, अलग अलग कविता की भी शैली है, कहानी की शैली है, निबंध भी है, ये क्या है, भाषा की शैली है। तो इनका हल्का हल्का सा ज्ञान कराना भी एक प्रकार का सामान्य उद्देश्य कहलाता है। देखिए जो सामान्य उद्देश्य है वह वापिस प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में आ सकता है, इसमें कोई नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सामान्य उद्देश्य का याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि ऑप्शन में केवल सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य पूछ लिया ना, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसलिए अब तीनों चारों चीजों को मैं आपको बता रहा हूं ना, तो इनको आप क्लियरली समझ लेना हल्की सी। फिर अपन बात करते हैं शैलियों का ज्ञान कराना। फिर आगे आता है दोस्तों भावा अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। भावा अनुकूल मतलब किस परिस्थिति में आपको कैसे बोलना। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना, जब आप किसी के उठमने में जाते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है और वहां जाते हो, तो वहां पे बोलने का तरीका अलग होता है। किसी की शादी में जाते हो, वहां पे बोलने का तरीका अलग होता है। किसी की शॉप की ओपनिंग है, आप वहां पे जाओ, वहां पे आपका बोलने का तरीका अलग होगा। आप स्टेज पे बोल करके लोगों को संबोधित कर रहे हो, वहां बोलने का आपका लहजा अलग होगा। ये क्या है, भाव के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल आपको क्या करना है, भाषा का प्रयोग करना है। एक तो इसका विकास करना, थोड़ा सा बच्चों को सिखाना। दूसरा, जब भी आप बात करो तो भाषा का प्रयोग कैसे करना है, कौन से शब्दों को कहां पर बोलना है, ये आपको बालकों को सिखाना भी सामान्य उद्देश्य है। दूसरा, अंगों का संचालन करना। कैसी परिस्थिति में आप अंगों का संचालन का मतलब हाथ, मुंह, पांव कैसे बोला जाता है। आपके बोलते बोलते कभी आपके हाथ जैसे मेरे ये चलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये क्या है, अंग का संचालन ही हो रहा है। तो अंगों का संचालन किस तरीके से किया जाता है, ये भी कहा, ये भी भाषा का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा, आपका सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नॉर्मल सी बात है दोस्तों। साहित्य के प्रति क्या उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, साहित्य के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अवकाश का सदुपयोग करना सिखाना। अवकाश का सदुपयोग करने का मतलब क्या है, बालक फ्री है, छुट्टी है, तो क्या करेगा, किताब लेकर के बैठ जाएगा। ये अवकाश का क्या हो गया दोस्तों, सदुपयोग हो गया है ना। हाँ, ये देखो, अवकाश का सदुपयोग में कभी भी कोई टेक्निकल चीजें नहीं आती है। टेक्निकल चीजें का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो ना, टेक्निकल का मतलब कोई ऐसी चीजें कभी भी नहीं आती है जैसे आप घर पर फ्री हो, मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये अवकाश का सदुपयोग नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें से कोई ज्ञान की चीज देख रहे हो, ये सदुपयोग है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अवकाश का सदुपयोग करना मतलब पढ़ना मतलब किससे पढ़ना, पुस्तकों से पढ़ना। तो अवकाश का सदुपयोग करना भी किससे सिखाया जाता है, भाषा के द्वारा सिखाया जाता है। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके द्वारा आप अवकाश का सदुपयोग कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक, ऐतिहासिक, कलात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। ये देखिए, ये बहुत डिटेल की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वगैरह जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत डिटेल से पढ़ने वाली बातें हैं, इतनी इजी पढ़ने वाली बातें नहीं है। लेकिन इसमें आपको खास तौर से ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इसके अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक, ऐतिहासिक, कलात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। जब हम भाषा शिक्षण पढ़ेंगे ना, हिंदी, संस्कृत, तब उसमें भी ये उद्देश्य आएंगे। तो मैं इसको एक एक चीज से पढ़ाऊंगा। साहित्यिक उद्देश्य क्या होता है, हिंदी का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, संस्कृत का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, हिंदी का नैतिक मूल्य क्या है, संस्कृत का नैतिक मूल्य क्या है ना, हिंदी संस्कृत का व्यावसायिक मूल्य क्या है, ऐतिहासिक मूल्य क्या है, सबके अलग अलग है। तो हम जब भी वहां पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें वहां पे भी और क्या बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इन दृष्टिकोणों का विकास करना भी भाषा का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा, आपका सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, सब भाषा के सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं, भाषा के सामान्य उद्देश्य। तो इतने मोटे मोटे तौर पर अपने भाषा के सामान्य उद्देश्य पढ़ लिए। फिर अपन भाषा के सामान्य उद्देश्य से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास में आते हैं अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाई इतनी देर अपन ने क्या पढ़े थे, सामान्य उद्देश्य पढ़े थे। अब अपन पढ़ रहे प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का मतलब क्या हो गया, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, है ना। जो रीड फर्स्ट लेवल वाले जो बच्चे दे रहे हैं ना परीक्षा, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना प्राथमिक स्तर। और ऐसा नहीं है कि सेकंड लेवल वाले के महत्वपूर्ण है। सेकंड लेवल वालों के ऐसा थोड़ी कि आपको 6ठी से मिलेगी, आपको भी ज्वाइनिंग तो 1 से 8 वाली स्कूल में मिल सकती है ना। तो वहां पर भी आपके लिए भी ये क्या है, प्रयोग है। देखो, फर्स्ट लेवल का मतलब हो गया 1 से लेकर के 5 तक, और सेकंड लेवल का मतलब हो गया 1 से लेकर के 8 तक। ये मत समझना कि मैं 6 से 8 तक मैं सेकंड लेवल आता, नहीं, शुरुआत तो 1 से ही होगी आपकी भी। तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, एक तो कह रहा है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण, ध्वनि निर्गम, धैर्य, आत्मविश्वास तथा
प्रवाहात्मकता के साथ बोलने की कला का विकास करना। अब देखिए, सामान्य उद्देश्य से हटकर थोड़ी सी नई बात यहां पे बताई इन्होंने भाई। क्या नई बात बताई? एक तो भाई बच्चों को शुद्ध उच्चारण, कैसा उच्चारण दोस्तों? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या हो गया कि बालकों को स्पष्ट बोलना सिखाना। फिर क्या बता रखा है? ध्वनि निर्गम, ध्वनि का निर्माण कैसे करना है ना, कितनी तेज गति से किसको बोलना है और किसकी कितनी तेज गति से किसको नहीं बोलना है, ये भी कौन सिखाएगा आपको? भाषा सिखाएगी दोस्तों। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका भाषा के अंतर्गत। फिर आता है धैर्य, बने आराम, धैर्य बना करके रखना। एक तो ऐसे हड़बड़ाहट से बोलना, एक धैर्य से बोलना, ये भी काम प्राथमिक स्तर पर। भाई धीरे धीरे पढ़, आराम से पढ़। आप पढ़ते थे ना बचपन में, आप तेज गति से पढ़ने लगते थे तो टीचर आपको टोकते थे, आराम से पढ़, धीरे पढ़। क्या सिखा रहे हैं आपको? धैर्य। आत्मविश्वास बढ़ाना, बहुत अच्छा, गलत पढ़ता था, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ऐसे नहीं। आप कुछ गलत बोलते हैं, अध्यापक आपके साथ में सही दोहराता और आपको मोटिवेशन देते हुए पढ़ने के लिए और अभिप्रेरित करता। ये क्या? आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर रहा था। प्रवाहात्मकता के साथ, यानी एक लय के साथ में, एक गति के साथ में बोलना आपको सिखाना। ये कौन से स्तर पर आएगा? आपके प्राथमिक स्तर पर आएगा। फिर अपन बात करें बच्चों में वर्ण, लिपि, शब्द समूह एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, लिपि कैसी होती है, शब्दों का समूह कैसे बनता है, ये सामान्य जानकारी बच्चों को इसका ज्ञान कराना, है ना। इसमें निपुण नहीं बना देना, केवल सामान्य ज्ञान कराना। ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका प्राइमरी लेवल पर आएगा। बच्चों में पूर्ण मनोयोग से सुनने तथा सुनकर समझने की समझ उत्पन्न करना, यानी कि किसी भी चीज को मनोयोग से मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण सुनने का तरीका विकसित करना। सुनने का दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो आप, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरा अप्रत्यक्ष नहीं हो, अप्रत्यक्ष हो, लेकिन फिर भी सुन रहे हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बोलते बोलते बीच में अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। ये मनोयोगपूर्ण सुनना नहीं कहलाता है। मनोयोगपूर्ण क्या मतलब है? मन लगा करके किसी बात को सुनना, तब तक सुनना जब सामने वाला बोलना बंद नहीं कर दे, तो ये क्या कहलाएगा? मनोयोगपूर्ण सुनना। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपके प्राथमिक स्तर पर आएगा। सुन करके समझना, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। सुन करके समझना क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक स्तर का उद्देश्य कहलाएगा। बच्चों को सुक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरे आदि का सामान्य ज्ञान कराना। देखिए, इसमें लोकोक्तियों, मुहावरों का सामान्य ज्ञान कराना सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत भी था और प्राथमिक स्तर के अंतर्गत भी था। फिर दोनों चीजें दोनों जगह पे आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक शब्द और नया जुड़ गया, वो जुड़ गया सुक्तियां। सुक्तियां भी थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या करना है? बच्चों को सामान्य ज्ञान कराना, मतलब हल्की सी जानकारी उसकी देना। ये देखिए भाषा शिक्षण के नेक्स्ट उद्देश्य, पढ़िए एक बार। ऊपर वाला लाइन कट रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, आराम से, है ना। क्या है? बच्चों में सुंदर लेख, बच्चों के अंतर्गत देखिए, गजब गर्मी लग रही है यार। बच्चों में सुंदर लेख, अरे बस, है ना, लास्ट मंडे तक, मंडे से ये सारी गर्मियाँ वरी में खत्म हो जाएगी। आज मेरी बात हो गई है, लेकिन आज क्या है कि सैटरडे फ्राइडे को बात हुई थी, तो सैटरडे संडे वीकेंड का कर्फ्यू रहता है अपने राजस्थान में, आपको पता है, बंद रहता है सब कुछ नहीं होगा। मंडे को 100% सारी सुविधाएं आपको प्रॉपर रूप से मिल जाएगी ना, फिर मुझे घर में भी नहीं लगेगी, इसकी सुविधा भी अपन ने कर ली। तो बच्चों में सुंदर लेख, शुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण संबंध वाक्य रचना के कौशलों का विकास करना। अब देखिए यहाँ पे हल्की सी बात समझिए। सुंदर लेख मतलब अच्छी हैंडराइटिंग सुधारना आपको कहाँ सिखाया जाता था? प्राइमरी लेवल पर सिखाया जाता था। लेख, शुद्ध वर्तनी, व्याकरण संबंध वाक्य की रचना, है ना। वाक्य की रचना करो, लेकिन व्याकरण संबंध वाक्य क्या होना चाहिए? व्याकरण रूप से भी वाक्य सही होना चाहिए। इसकी रचना करना भी आपको कहां सिखाया जाता है? प्राइमरी लेवल पर सिखाया जाता है। बच्चों को सही गति से पढ़ने व अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना, कि बालक सही गति से उस चीज को पढ़े और पढ़ करके उसका क्या कर ले दोस्तों? अर्थ ग्रहण कर ले। ये भी आप किसके अंतर्गत सिखाओगे? प्राइमरी लेवल पर सिखाओगे। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने की रुचि जागृत करना। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। मौखिक का मतलब बालक बोल करके और लिख करके अपनी अभिव्यक्ति दे दे, उस क्षमता का विकास भी आपको कहां पे करना है? प्राथमिक स्तर पर करना है। उसकी रुचि जागृत करनी है कि बालक बोलना भी सीख जाए और अपने भावों को क्या करना सीख जाए दोस्तों? लिखना भी सीख जाए। ये आपको किस स्तर पर करना है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर करना है। फिर आता है दोस्तों भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? भाषा के माध्यम से अन्य जानकारी प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न करना। अन्य जानकारी का मतलब क्या होगा? आप जो भी जानकारी प्राप्त करोगे वो किसके माध्यम से करोगे? भाषा के माध्यम से करोगे। जनरल सी बात होगी। तो भाषा के माध्यम से अन्य जानकारी प्राप्त करना, अधिक जानकारी प्राप्त करना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के बारे में आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके प्राथमिक स्तर के उद्देश्य। कौन से स्तर के उद्देश्य दोस्तों? अभी भी प्राथमिक स्तर के उद्देश्य और हैं दोस्तों। ये देखिए और बढ़िए, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को भाषा पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना भी कौन सा कहलाएगा? आपका प्राइमरी लेवल का।
उद्देश्य कहलाएगा सामाजिक संप्रेषण योग्य बनाना, समाज में लोगों से आपस में बातचीत कर सके, समाज में रहकर लोगों के आचार विचार को समझ सके, समाज में अपनी बात को स्पष्ट रख सके, इस योग्य बनाना, यह भी कौन से स्तर का उद्देश्य है? आपके प्राइमरी लेवल का उद्देश्य है। भाषा की मूल वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान कराना। मूल वर्णमाला का मतलब क्या होता है? जहां से भाषा की उत्पत्ति हुई है उस वर्णमाला का जो ज्ञान है वो भी आपको कहां करवा देना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर करवा देना चाहिए। ये भी प्राइमरी लेवल का क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य कहलाएगा। स्व अध्याय की आदत का विकास करना। देखिए, स्व अध्याय के लिए जागृत करना और यहां पे क्या आ गया? स्व अध्याय की आदत का विकास करना। दोनों में हल्का सा ही अंतर है, लेकिन ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत भी आता है और प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के अंतर्गत भी आएगा। भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का सरलीकरण करना। अन्य विषयों का सरलीकरण करने का मतलब क्या? विज्ञान की अपनी एक भाषा है, लेकिन यदि बालक को हिंदी आती है तो वो हिंदी से विज्ञान पढ़ लेगा और उसका अर्थ भी क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा ना। तो ये विज्ञान के साथ में सामंजस्य किससे स्थापित किया? उसने भाषा से स्थापित किया है। तो अन्य विषयों को समझने में भी ये जो भाषा होती है दोस्तों, वो क्या होती है? आपकी कहीं ना कहीं आपकी क्या निभाती है दोस्तों? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? इसी के अंतर्गत आएगा। देखिए ना, रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? मैं चाहूं तो 3 दिन क्लासें बंद कर सकता था कि नहीं चलो सोमवार से लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी गर्मी में कौन ले। लेकिन मैं कह रहा हूं नियमितता अगर भंग हो जाती है ना, ये आपकी असफलता का कारण है। यदि आप मैं क्लास ले रहा हूं, मुझे कितनी भी गर्मी लग रही है, मैं प्रीमियर डाल रहा हूं, कैसे भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी क्लास नहीं टूटे, बच्चों की रफ्तार नहीं टूटे, क्लास आनी चाहिए। यदि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में आपकी क्लास ले रहा हूं तो आपके पढ़ने का तरीका क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? 100% हो जाना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं ना, लाइफ में याद रख लेना, सक्सेस के सबसे बड़ा पार्ट है रेगुलरिटी। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं भाई। किस स्तर पर बात कर रहे हैं अपन? अब बात कर रहे हैं अपन उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के बारे में बात करें भाई, उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर के जो उद्देश्य होंगे वो हो जाएंगे छात्रों की मातृभाषा एवं साहित्य। नहीं है यहां पे, साहित्य है दोस्तों। क्या है यहां पे? यहां पे क्या है दोस्तों? साहित्य है। पेन काम भी साहित्य है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे साहित्य है। तो ये कह रहा है कि मातृभाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब देखिए, अब बालकों के अंदर कौन सी भाषा? मातृभाषा मतलब उस क्षेत्र में सिखाई जाने वाली भाषा का प्रयोग होगा। मातृभाषा, मैंने आपको त्रिभाषा सूत्र पढ़ाऊंगा है ना, तो मैं आपको मातृभाषा की डिटेल के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो मातृभाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना कौन से स्तर पर आता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर। ये मातृभाषा नहीं पूछ सकता है, साहित्य स्तर वाला तो पूछ सकता है 100%। फिर ये पूछ रहा है कि दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों को समझने की योग्यता का विकास करना, कि दूसरों के द्वारा जो विचार दिए जा रहे हैं उन विचारों को आसानी से आप समझ जाओ, इसकी योग्यता का विस्तार कौन से स्तर पर किया जाएगा? तो इसका स्तर जो किया जाएगा ये कहलाएगा आपका उच्च प्राथमिक, अपर प्राइमरी लेवल पर यह किया जाता है। भाषा के साहित्य का सम्मान करना है ना। साहित्य का सम्मान करने का मतलब क्या होगा? किसी चीज को सही ढंग से प्रस्तुत करना। कविता है तो सम्मान देना, सम्मान तरीके से, एक आदरणीय तरीके से पढ़ना। साहित्य से परिचय करना एवं व्याकरण का ज्ञान देना, है ना। साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि साहित्य किसे कहते हैं, कौन कौन सी विधाएं होती हैं, क्या क्या कविताएं होती हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसकी भी जानकारी देना है। और साथ में आपको क्या करना है? व्याकरण का भी ज्ञान देना है। भाषा के माध्यम से तर्क वितर्क करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि बालक किसी चीज को सुनकर के तर्क वितर्क कर सके, नहीं कि आप सिंपल सी भाषा में उसको बहस कर सकें, है ना। बहस का मतलब ये हो गया कि सटीक जानकारी के साथ में बहस करना, सटीक प्रूफ के साथ में बहस करना तर्क वितर्क कहलाता है। तर्क वितर्क कर सके, ये भी कौन से लेवल, ये उद्देश्य कौन से लेवल पर आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका अपर प्राइमरी लेवल पर। आगे अपन बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल पर हल्के से उद्देश्य की अपन और बात करें तो एक उद्देश्य ये और आएगा, भाषा के पढ़ने के प्रति, भाषा के पढ़ने की गति में तीव्रता लाना। कौन सी गति में दोस्तों? पढ़ने की गति में तीव्रता लाना। अब देखो, प्राइमरी लेवल पर आपको जो सिखाया जा रहा था ना, वहां पे आपको धैर्य सिखाया जा रहा था, और यहां पे क्या किया जा रहा है? पढ़ने की गति में तीव्रता लाना। अब तेज गति से पढ़ना सिखाया जा रहा है ताकि आप लंबे कंटेंट को भी आराम से कम टाइम के अंतर्गत पढ़ सको। फिर अब सीखी गई भाषा में अपने विचारों, भावों एवं लिखित मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना। वो सिंपल सी बात हो गई, अपने विचारों को लिखित और मौखिक रूप से, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत भी आता है, इसमें भी आता है। भाषा के विभिन्न विधाओं की सामान्य जानकारी। विभिन्न विधाओं का मतलब क्या हो गया? जैसे कविता है, कविता भी क्या है भाई? एक तरीके की कविता हो गई, कथा हो गई, है ना, उपन्यास हो गए, ये क्या है? विधाएं हैं। निबंध हो गए, ये क्या है? विधाएं तो हैं भाषा की। पत्र हो गए, है ना,
कहानियां हो गई, ये क्या है, विधाएं हैं। इन सारी विधाओं की क्या कराना, बालकों को परिचय करवाना, ये भी कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये आपके जिस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा वो आएगा इनकी सामान्य जानकारी देना, ये आएगा आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये था आपके उच्च प्राथमिक स्तर का मैटर। फिर अपन उच्च प्राथमिक स्तर से आगे चलते हैं, हल्का सा माध्यमिक स्तर पर लेकर के जाते हैं कि माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, हालांकि माध्यमिक शिक्षण के आपके पूछने के चांस कम बनते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अब 6 से 10 तक को माध्यमिक में 6 से 8 वाले को हटा करके 6 से 10 तक एक ही पूरा बना दिया है, तो उस चक्कर में आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्न। तो भाषा का व्यवहारिक प्रयोग में निपुण बनाना, यहां पे व्यवहारिक प्रयोग में कैसे निपुण, बालक आराम से भाषा का व्यवहारिक, कहीं पर भी जाकर के उस भाषा के बारे में कुछ भी पूछा जाए, किसी भी बात की जाए तो आराम से वो स्वतंत्र रूप से भाषा का प्रयोग कर सके व्यवहारिक रूप से। ये कौन से स्तर पर हो जाता है, माध्यमिक स्तर पर। साहित्य भाषा का ज्ञान करना, अब यहां पे जो भाषा कराई जाएंगे साहित्यिक भाषा का ज्ञान कराना, पहले नॉर्मल भाषा का ज्ञान। देखो भाषा, हर भाषा की साहित्यिक भाषा अलग होती है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये रीट्रैक्शन में भी बताया था। अंग्रेजी की अपनी साहित्य भाषा अलग है, संस्कृत की अपनी साहित्य भाषा अलग है, सबकी अपनी अपनी साहित्य भाषा है। तो साहित्यिक भाषा का क्या कराना, ज्ञान कराना। व्याकरण का व्यवस्थित ज्ञान कराना, व्याकरण का व्यवस्थित रूप से ज्ञान कराना भी किसके अंतर्गत आएगा आपका, इसके अब यहां पे आपको तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बालक को क्या पढ़ानी पड़ेगी, व्याकरण पढ़ानी पड़ेगी। कौन से स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। संप्रेषण कौशल का पूर्ण विकास करना, बालक आराम से अपनी बातचीत, मैं आपसे के साथ में कर रहा हूं, ये क्या है, मेरा संप्रेषण कौशल है, तो इस ऐसा विकास भी कौन से स्तर पर हो जाना चाहिए बालक का, माध्यमिक स्तर पर बालक का इस प्रकार का विकास अपन को कर देना चाहिए, वहां का उद्देश्य कहलाएगा। पठन कला में निपुणता लाना, यानी कि अब बालक पढ़ने में इतना निपुण होना चाहिए कि कोई भी गलती की संभावना नहीं बने, मतलब कठिन से कठिन शब्द को भी वो आसान से आसान तरीके से क्या कर सके, उसको पढ़ सके। ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आएंगे। माध्यमिक स्तर के 2-4 और बच्चे हुए, देखिए पढ़ लीजिए, है ना। घास मैंने कहा ना कभी नहीं काटता मैं, है ना, दुविधाएं कितनी भी हो जाए, ये मेरी लक्ष्य रहा है कभी भी, जब भी मैं पढ़ाने के लिए कभी भी ऐसे नहीं किया हो गया आधा घंटा क्या है, चलो छोड़ दो, रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं। मैं कहीं पर भी शुल्क लेके पढ़ाऊंगा तो भी ईमानदारी से पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं तभी मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ये मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। मैं कभी भी ये नहीं देखता, मेरे सामने मैंने ऐसे ऐसे बैच भी पढ़ाए, ऐसे ऐसे कोचिंग भी पढ़ाए जब बैठने वाले केवल 20 बच्चे थे, फिर भी मेरे पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की रफ्तार और पढ़ाने का कंटेंट सेम था। और मैंने ऐसी ऐसी कोचिंग भी पढ़ाया जब 500 700 बच्चे बैठते थे एक एक बैच में, वहां पे भी मेरी पढ़ाने का तरीका और सेम रहता है, कभी भी नहीं घास काटना, कभी भी नहीं। आप भी जब भी पढ़ते हो ना तो ये भी नियम रखा करो, कभी भी अपने टाइम क्या देना, 1 घंटा हिंदी का दे रखा है, 1 घंटा हो गया अब छोड़ देते, नहीं दोस्तों, घास कभी नहीं काटनी है। यही अपन की सबसे बड़ी कमजोरी है, अपन का ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं वापस माध्यमिक स्तर पर, अपन बात कर रहे थे तो माध्यमिक स्तर पर ही अपन बात करते, तो माध्यमिक स्तर पर एक उद्देश्य ये भी आता है, लिखने की गति में तीव्रता लाना। पहले आपको केवल लेखन कौशल क्षमता का क्या किया जा रहा था दोस्तों, विकास किया जा रहा था, लेकिन अब क्या लाई जा रही है, यहां पे पढ़ने में भी तीव्रता लाई जा रही है, पढ़ने में कुशलता लाई जा रही है, और लिखने में भी क्या लाई जा रही है, यहाँ पे कुशलता लाई जा रही है। तो ये दोनों इसके अंतर्गत ही आएगी, ठीक है ना दोस्तों। फिर छात्रों को भाषा की सभी विधाओं, सॉरी ये और है, छात्रों को अक्षत्रिय लोकोक्ति एवं मुहावरों का पूर्ण ज्ञान देना। देखिए लोकोक्तियां और मुहावरे की सामान्य जानकारी देना प्राथमिक स्तर पर आता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान देना किसके स्तर पर आ रहा है, आपका माध्यमिक स्तर पर आ रहा है। मैंने कहा ना ये 3 जगह पे आएगा, यहाँ पे पूर्ण शब्द लग गया है, पूर्ण लगते ये किस में चला जाएगा, आपका माध्यमिक स्तर में चला जाएगा। यहाँ पे हल्की सी बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं छात्र को भाषा के सभी विधाओं में अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। मैंने कहा नहीं, भाषा की अपनी अलग अलग विधाएं हैं, बालक को इतना एक्सपर्ट बना देना कि हर विधा के अंतर्गत वो निबंध भी लिख दे, पत्र भी लिख दे, पत्रिकाएं भी लिख दे, लेटर भी लिख दे, बोल भी ले, कविताएं भी पढ़ ले, कहानी भी पढ़ ले, हर विधाओं का पढ़ने का और लिखने का तरीका बढ़िया हो जाए, ऐसा उनका क्या करवाना, आपको विकास करवाना। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका माध्यमिक स्तर के अंदर। मौन वाचन की आदतों का विकास करना एवं मौन वाचन के द्वारा अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, कि बालकों के अंदर बालक मौन वाचन करना अच्छा सीख जाए और मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करना भी सीख जाए। क्योंकि मौन वाचन की खास बात यह होती है दोस्तों कि इसके अंदर बालक सबसे सक्रिय रहता है, ज्ञानार्जन जो होता है मौन वाचन से सबसे अधिक होता है। तो माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक को मौन वाचन के प्रति निपुण बना दिया जाता है। बहुत सारी किताबों में प्रश्न था कि मौन वाचन कौन सी क्लास से प्रारंभ की, किसी ने 3री क्लास बता रखी है, किसी ने 4थी क्लास बता रखी है, कहीं 6ठी क्लास बता रखी है। इसके ऊपर अपन चर्चा जब उसी वक्त करेंगे जब मौन वाचन की बात आएगी। लेकिन यहाँ पे याद रखना भाई, मौन वाचन के विकास करना और मौन वाचन को करके उसका अर्थ ग्रहण कर देना, ये कौन से स्तर पर ये का उद्देश्य, तो माध्यमिक स्तर का। भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग एवं अध्ययन की प्रेरणा देना, कि भाषा का बालक अधिक से अधिक प्रयोग कर सके और भाषा का अधिक से अधिक अध्ययन कर सके, प्रेरणा देना, यह भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर आएगा। और देखिए माध्यमिक स्तर का, छात्रों को व्याकरण संबंधी सूत्रों एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, यानी कि बालक व्याकरण के सूत्रों को पूरी की पूरी तरीके से सीख जाए और साथ में क्या सृजनात्मक सृजन करना सीख जाए। सृजन का मतलब निबंध लिखना, कविताएं बनाना, पत्र लिखना, ये क्या कहलाता है, रचना।
जिसे आप रचना कहते हैं वही सृजन है। तो सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। फिर अपन बात है छात्रों में चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। भाषा इतनी अच्छी बना देनी चाहिए कि बालक स्वयं क्या करने लग जाए दोस्तों, उसके अंतर्गत चिंतन करने लग जाए। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। फिर आता है इसके अंतर्गत भाषा का अन्य विषयों में स्पष्ट का प्रयोग करना। यानी मैंने पहले ही बताया था कि बालक अन्य विषयों को तभी पढ़ पाता है जब उसको किसी प्रकार की भाषा आती है। तो यहां पे भी ये बताया भाई अन्य विषयों को स्पष्ट का से प्रयोग करना, अन्य भाषा का अन्य विषयों में स्पष्टता का प्रयोग करना, स्पष्टता से प्रयोग करना। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं का है ना, विभिन्न भाषाओं के मध्य अंतः संबंध स्थापित करना। यानी कि हिंदी का संस्कृत के साथ में क्या संबंध है, संस्कृत का हिंदी के साथ में क्या संबंध है, हिंदी का अंग्रेजी के साथ में क्या संबंध है, या अंतर संबंध का स्थापित करना भी कौन से स्तर पर आ जाता है, आपके माध्यमिक स्तर पर आ जाता है दोस्तों। ये क्या कहलाएंगे, आपके माध्यमिक स्तर के क्या कहलाएंगे दोस्तों, माध्यमिक स्तर के उद्देश्य कहलाएंगे। तो ये अपन ने पढ़ लिए दोस्तों आज की कक्षा के अंतर्गत भाषा के सामान्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर के उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्य, और क्या पढ़ लिए अपन ने, माध्यमिक स्तर के उद्देश्य। इतनी जानकारी जो थी दोस्तों आज अपन ने यहां से इकट्ठी कर ली। इसके बाद की जो जानकारी अपन इकट्ठी करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन आगे की कक्षाओं में। तब तक आप अपनी तैयारी की रफ्तार बना के रखिए। ये थोड़ी जो निरस्ता आई है उसको है ना थोड़ी मजबूती में बदलिए, आत्मविश्वास थोड़ा मजबूत कीजिए। फिर भी आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अपन वो धमाल करने वाले हैं अब जो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मैं कितनी बड़ी प्लानिंग है ये। जब मैं ऐप आपको समझाऊंगा, जब किताब के बारे में जानकारी दूंगा, तब मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैंने कितना कुछ सोच रखा है कि मैं इस YouTube के माध्यम से आपको क्या क्या दे सकता हूं और क्या क्या नहीं दे सकता हूं। तो थोड़े से आप मजबूती के साथ में अच्छे तरीके से आए, मुझे भी अच्छा लगता है, आपके आने से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। मैं आपको कभी लाइक शेयर से नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ बच्चे ना जैसे कमेंट्स करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, कमेंट्स करते, तो मुझे बहुत अपनत्व लगता है कि नहीं यार इन बच्चों ने कुछ किया है। तो कमेंट से क्या होता है, टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है। आपने जैसे कमेंट मिला, सर बहुत अच्छा, ये रहा आज की क्लास में ये रहा, तो टीचर को क्या मिलता है, मोटिवेशन, अगली बार वो और बेस्ट करके आता है आपके सामने। तो ये तरीका है अभी प्रेरणा देने का। मैं नहीं कहता कि आप कमेंट करो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी कभी भी कहीं भी पढ़ो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा क्या रखा करो दोस्तों, ध्यान रखा करो। कोई नहीं जाता है अपना, है ना, ये छोटे से कामों के लिए। तो ऐसा आपको हल्का फुल्का सा क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, क्योंकि देख सकते हो हालत